नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो सीरीज़ चल रही है जीएस की सीरीज़। हाँ, जीआईसी के लिए, जीडीसी के लिए जो पीवाईक्यूज है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज ना किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं। पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। एमसीक्यू मत करो, पीवाईक्यूज करो। क्यों करो? क्योंकि वो डायरेक्ट आपके कमीशंस के क्वेश्चन हैं, पहली बात तो। दूसरा, पीवाईक्यूज के करने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो हमें जो हमें एक क्वेश्चन दिया है और उसमें हमारे जो 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। बाकी हमें ना 3 ऑप्शन पे भी हमको काम करना है। क्यों? क्योंकि वो कमीशन ने रखे हैं वो क्वेश्चन। कमीशन वहीं से फ्रेम करके क्वेश्चन देता है, ठीक है। इसलिए चाहे वो जीआईसी के कर लो, करने हैं, जीआईसी के करने हैं, जीडीसी के करने हैं, ओके। जो और कुछ एआरओ आरओ के हाँ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। बाकी मैं करवा ही रहा हूँ। मैं 5-6 दिन में बाकी सारे के सारे पेपर खत्म करा दूंगा, ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीवाईक्यूज की सीरीज भाई, करते रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, बहुत डेडिकेशन के साथ में बहुत मेहनत करता हूँ भाई हर वीडियो में, चाहे मैं सोशियोलॉजी के लिए हो, चाहे वो जीएस के लिए हो, है ना। तो मुझे पता है कि कितने हाँ कौन कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कई सारे एग्जाम्स मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है, ओके। तो करते रहना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो, मेरी वीडियोस ना शोर नहीं मचाती हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियो शोर नहीं बचाती हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह के ये यहाँ से ही आने वाला है, ये करने वाला है, वो सब होने वाला नहीं। पर इतना है कि बहुत ज़्यादा काम की है मेरी वीडियो, सच बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा काम की होती है मेरी वीडियोस। तो करते रहना है दोनों को, सोशियोलॉजी को और किसको, आपके जीएस को, ठीक है। चलो क्वेश्चन पेपर करते हैं। 2008 का है जीआईसी का। फिर से क्वेश्चन नंबर पहला, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, हैजा या फिर गोइटर घेंगा? कौन सा होता है? देखो, गोइटर होता है, ठीक है। चलो अब बाकी 3 ऑप्शंस पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है ये, रक्ताल्पा, एनीमिया जिसको बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, लैक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, लैक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, याद रखना। और कौन सी विटामिन होती है? कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन डी भी होती है, ठीक है। लेकिन फॉलिक एसिड भी जिसको बोलते हैं, है ना। आयरन की कमी या फिर फॉलिक, ये भी पूछ लिया, ये भी आयरन की जगह से फॉलिक भी रख देता है। और आयरन ना रखना, ना फॉलिक रखता है, वो सीधा बोल देता है कि भाई हीमोग्लोबिन की कमी से, है ना। तो ये भी रखना, 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। टाइफाइड, ये किसकी कमी से? हाँ, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ये याद रखना। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण, और कौन से बैक्टीरिया का नाम है? साल्मोनेला, ओके। साल्मोनेला बैक्टीरिया, ओके। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा, ठीक है, ठीक है। ये भी हैजा भी विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड भी साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। और गोइटर आपको पता ही आयोडीन की कमी से होता है। और रक्ताल्पा एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन या फॉलिक एसिड की कमी से, ठीक है। तो 4 चीज़ें आप याद रखते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनरेगा कार्यान्वयन परियोजना है जो पूरे देश में हाँ कार्यान्वित होती है। सही बात है, बिल्कुल। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, सही बात है। सेंटर की योजना है, इसको स्टेट क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये भी सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है भाई, है ना। तो आंसर क्या है उसका? बी होगा। अब इसमें चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? देखो, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ है पहली बात तो, अभी भी नरेगा पे। तो आपको ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क याद रखना है, ठीक है। नरेगा कब आया? ओके, 2005-6 में, 5-6 में। मनरेगा बना 2009 में। ये कितने दिन के काम 100 दिन के वर्क डे की गारंटी था। अब क्या कर दिया इसको? बीबी राम जी। अब वर्क डे कितना हो गया? 125, 125 हो गया भाई, ठीक है भैया। आपको आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कौन से संविधान संशोधन या फिर कौन सा भैया एक्ट लाए संसद वाले लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
देश का सबसे धनी मंदिर होने के नाते तिरुपति मंदिर सदा चर्चा में रहता है। हाँ, चर्चा में रहता है, सही बात है। तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना सही है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, तिरुपति मंदिर कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन देखो मैच करना है, कौन सा मैच नहीं करता है। तो हार्मोन, मूड, एंजाइम, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन, या फिर ऊर्जा, बसा, फैट। अब देखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखो हार्मोन क्या करते हैं भाई, जनरली आप होते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं यार अपने, तो ठीक है, होता है ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मूड को रिलैक्स भी करते हैं, स्विंग्स भी करते हैं। तो हार्मोन का काम क्या होता है भाई, ये मूड के स्विंग, हाँ मूड का, ठीक है, तो पहला तो करेक्ट है बिल्कुल। एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को सही करता है, ये भी सही है। एनर्जी क्या करता है, ऊर्जा से क्या मिलता है, बसात से क्या मिलती है, फैट से क्या मिलता है, एनर्जी ही तो मिलती है, तो ये भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, पाचन का काम थोड़ी ना करते हैं, ये तो ऑक्सीजन का काम करते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ओके, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, राइट आंसर, मतलब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक ईडो की स्थिति कहाँ है। देखो फेमस है इंडिया में, फेमस है, इलायची का स्टेट भी बोलते हैं इसको, और फेमस वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी है। कहाँ पड़ता है इडुक्की, कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो भाई बगीचे में बैठा हूँ, कोयल भी बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर की समाधि कहाँ है, मगहर, बस्ती में है, मैच कर लेना खुद से आंसर को। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव का मंदिर कहाँ है, वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस के, कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत करता हूँ। एक लोकतांत्रिक भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, रिपब्लिक, इंडिया क्या है, एक क्या है, डेमोक्रेटिक, हाँ रिपब्लिक है, सही बात है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं एक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक है, ये भी सही बात है। एक लोकतंत्रात्मक समाज है, बिल्कुल है। समाजवाद से बंधा हुआ है, ये भी सही बात है, बिल्कुल है। तो सभी चारों हैं, ठीक है, आंसर चारों, पर इसमें ना एक ट्विस्ट है, एक, हाँ इसको, ये ना पूरी तरह से सही नहीं है ये वाली लाइन, एक प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, लेकिन जब ऑप्शन में करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन सभी चारों के चारों सही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सा राज्य, एक राज्य काली मिर्च के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सा काली मिर्च के लिए कौन फेमस है भाई, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, कौन है, कर्नाटका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्फीतिकारी दबाव क्या है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है। अरे यार इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, महंगाई जब आ जाती है तो। सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनता है भाई, सरकार कान खड़े हो जाते हैं कि भाई महंगाई से कैसे लड़ना पड़ेगा। लोगों में असंतोष का कारण बनती है, यार बिल्कुल बनेगा। मीडिया द्वारा प्रयोग की, मीडिया तो गर्म सनसनीखेज खबर लाती है, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए गुड मुद्दा, ये भी सही बात है कि भाई विपक्षी पार्टियां, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, है ना। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है, देखो अवमूल्यन क्या क्या बोल रहा है, डिवेल्यूएशन, ठीक है, क्या है, डिवेल्यूएशन, डिवेल्यूएशन, डिवेल्यूएशन का क्या मतलब है, मतलब अपनी ही मुद्रा का मूल्य घटाना। अब इसका एग्जाम्पल देख लो क्या होगा, मान लो पहले क्या होता था, 1 रुपये में 5, हाँ 10 रुपये में, ठीक है, 5 मैंगोज मिलते थे। अब क्या हुआ, अब 20 रुपये में 5 मैंगोज मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, परचेजिंग पावर घट गई ना उस शक्ति की, उस रुपए की परचेजिंग पावर घट गई भाई। पहले 10 रुपये में 5 चीज़ मिलती थी, अब क्या होगा, अब 20 रुपये में मिल रही है। क्या हुआ, वो अब डिवेल्यूशन ही तो हो गया ना, मूल्य। आपके पास में पैसे तो ज़्यादा आ गए, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई। अब डिवेल्यूशन का मतलब समझ आ गया। सरकार ना इसको कभी कभी जानबूझ के करती है ये काम। क्यों करती है, क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट क्या हो जाए, महंगा हो जाए, मतलब हम बाहर से चीज़ें खरीदें, कम खरीदें,
और ये कब होगा भाई, ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना, और फिर और निर्यात क्या हो जाएगा, इससे सस्ता हो जाएगा, है ना। तो देखो, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, आंसर तो ये होगा। ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट? ऐसा इसलिए करती है ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो विदेशी मुद्रा है, उसको हम ज़्यादा ला सकें, ज़्यादा कमा सकें। अब भाई 100 रुपये में पहले क्या हो रहा था, 10 रुपये में बाहर से चीज़ खरीद लेते थे हम दो, अब क्या हो रहा है, वो मुद्रा सरकार ने घटा दी, अब 40 रुपये में हम 2 चीज़ें खरीद पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आयात मतलब हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, हाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो महंगा हो गया ना, तो भैया फिर महंगाई बंद हो, क्या होता है, मैं खरीदूंगा ही नहीं यार, इतना महंगा कौन खरीदेगा। इससे तो पहली बात तो ये हो गई। और हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा, क्या नाम है, पैसा आए बाहर से, तो बाहर विदेशी हमसे ज़्यादा खरीदेंगे, तो उनका पैसा हमारे देश में ज़्यादा आएगा, तो पैसा भी ज़्यादा आ गया, और अर्थव्यवस्था में क्या था, जो महंगाई थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा हाँ अर्थव्यवस्था में ज़्यादा आ जाएगी ना, तो फिर हमारा पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, और अर्थव्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से चल सकेगी, और महंगाई को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। डिवैल्यूएशन इसलिए करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं, मैं ये पूछ रहा है, और उनके निर्वाचक मंडल में, ठीक है। तो बताओ, देखो राज्यों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, निर्वाचित और नियुक्त में क्या फ़र्क होता है। निर्वाचित वो होता है जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने होते हैं। डायरेक्ट कौन चुने जाते हैं, एमपी, सांसद, लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के, और एमएलए, ठीक है। एमएलए जो आपका विधानसभा का होता है राज्य का, राज्यसभा का एमपी, और विधानमंडल का एमएलसी, ये क्या होते हैं, ये तो नहीं होते हैं, ये तो नियुक्त होते हैं ना, ये निर्वाचित थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सा होता है, राज्यसभा के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, भाई दोनों सदनों के, सही बात है, राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों के एमपी होंगे। राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य, सही बात है, ये भी होंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी, भाई दो ही तो यूटीज हैं जहाँ विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी में कि विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधान परिषद को, भाई विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्य कहाँ होते हैं, ठीक है, तो विधान परिषदों में थोड़ी ना होते हैं, तो क्या होगा इसका, 1 2 3 होगा। अब राष्ट्रपति के आर्टिकल से याद कर लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से, और कहे 2 आ जाए क्वेश्चन। तो पहला आर्टिकल 52, और मैंने राष्ट्रपति क्लास पढ़ाई है, उसमें सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना, पॉलिटी जीके क्लासेस के नाम से बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। आर्टिकल 52 क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियाँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ मैं, कार्यकारी शक्तियाँ। 52-53 आपको रखना ही रखना है याद, और 54 भी याद रखना है आपको। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अभी बताता हूँ मैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसी पे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बना है इलेक्टोरल कॉलेज पर। निर्वाचक मंडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। ये जो राष्ट्रपति के कौन कौन सदस्य चुनेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। और ये कौन से आर्टिकल में इसका विधान दे रखा है, आर्टिकल 54 में। तो ये पूरा का पूरा ताम झाम है ना, ये आर्टिकल 54 में लिखा है। तो आर्टिकल 52 याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या है, प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियाँ। आर्टिकल 54 क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। उसके बाद में आर्टिकल 15, आर्टिकल आपको 60, ओथ है राष्ट्रपति की, ओथ आपको याद करनी ही पड़ेगी, कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है भाई, ठीक है, ये वाला आर्टिकल आप याद रखिएगा। उसके बाद में आर्टिकल 61, 52 याद रखना है, 53 याद रखना है, 54 याद रखना है, 60 याद रखना है, 61 याद रखना है। 61 क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, महाभियोग, आर्टिकल 61 याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन, ठीक है। और कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति हैं, 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति, कितने, 5 प्रकार की, 5 शक्तियाँ क्षमादान की। तो ये वाले आर्टिकल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको एक 2-3 आर्टिकल और हैं, एक सेकेंड,
आर्टिकल 72 से उसके बाद में आर्टिकल आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 123। ये क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 123 याद रख। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब संसद बंद हो जाता है तो भाई कौन, एक लॉ बनाने की जरूरत होती है। संसद जब बंद हो जाएगा तो भाई लॉ तो चाहिए ना, उस स्थिति में क्या करेगा, आर्टिकल 123 का प्रयोग होगा और राष्ट्रपति 6 महीने के लिए लॉ बना देगा, है ना। आर्टिकल आर्टिकल 143 ये क्या है, जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से सलाह ले सकता है किसी संवैधानिक मुद्दे पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकता है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 54 एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा कि भाई राष्ट्रपति कौन कौन चुनेगा। आर्टिकल 7 राष्ट्रपति की किसको, शपथ को याद रखना है ना। आर्टिकल 61 याद रखना है, महाभियोग है। आर्टिकल 72 याद रखना है, पावर ऑफ पार्डन है, समाधान की शक्तियाँ 5 प्रकार की। आर्टिकल 123 याद रखना है, अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 143 याद रखना है, प्रेसिडेंट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या लेता है, सलाह लेता है। ओके, समझ आया। और आपको इमरजेंसी पावर तो पता ही होंगे, आर्टिकल 352, 335, 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, एक पूछ रहे कौन सा सही नहीं है इसमें से। साइमन कमीशन काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शनों से स्वागत किया गया, हाँ भाई सही बात है। साइमन कमीशन कब आया, 1928 में, बहुत विरोध हुआ। संविधान के प्रारूप पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। चलो इसको थोड़ा और रखते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ये भी सही बात है। उसके बाद में संविधान के प्रारूप पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई, ये भी सही बात है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ में थोड़ी ना था, कब पास हुआ था, लाहौर में हुआ था 1929 में, लाहौर में 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। नारे हैं कुछ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, किसका है, बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो किसका था, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है किसका है, जवाहरलाल नेहरू। और करो या मरो महात्मा गांधी का। ये नारा करो या मरो कब दिया गया था, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ये क्या दिया गया था, नारा दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा चारों नारों को, काम के हैं। क्वेश्चन 14 हर बार आता है इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक अधिनियम, क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल किस एक्ट के द्वारा आया था, इससे। तो एक आ जाएगा आपका 5वां। ओके। भारत सरकार अधिनियम 1919, इससे क्या हुआ था, प्रांतों में द्विशासन, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे क्या होता है, इससे केंद्रीय स्वायत्तता मिली थी। भारत स्वाधीनता अधिनियम, इससे क्या हुआ था, केंद्रों में, सॉरी एक सेकेंड, तो एक आ जाए, दोबारा से करते हैं। एक आ जाएगा आपका केंद्र में क्या, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कब आया था कि भाई मुस्लिम लोग अलग से वोट डालेंगे, तो कौन से अधिनियम से आया था, 1909 के से आया था। एक का 5वां जाएगा आपका। भारत सरकार अधिनियम 1919 से क्या हुआ था कि प्रांतों में क्या होगा भाई, बाई कैमरलिज्म होगा, 2 सदन बनेंगे प्रांतों में, ठीक है। तो 1900 प्रांतों में, एक का तीसरा जाएगा। भारत सरकार अधिनियम, इससे क्या हुआ, केंद्र में अब होगा 2 सदन। पहले 1919 से तो क्या करा भाई, प्रांतों में होगा, और 1935 से क्या कर दिया, केंद्र में होगा 2 सदनात्मकता, है ना। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, इससे क्या हुआ, उपनिवेशों की स्थापना होगी भैया, कि भैया स्वतंत्र हो जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। सिमुक किस वंश का संस्थापक था, किस वंश का संस्थापक था सिमुक, पांड्या का, चोल का, सातवाहन का या चेर का। तो आंसर क्या होगा इसका, सातवाहन। थोड़ा सा और, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी इनकी, प्रतिष्ठान, ठीक है। इनको हम आंध्राज भी बोलते थे, ठीक है। इनको हम दक्षिणपति भी बोलते हैं, है ना।
और ये मात्र सत्तात्मक वंश था। इनके मतलब जो राजा थे वो माता का नाम पहले लगाते थे। एग्जाम्पल के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, ये है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? परिसंघ, अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, या फिर एकात्मक, या फिर यूनिटरी। देखो अध्यक्षात्मक कहाँ पे है? ये तो अमेरिका में है, जो राष्ट्रपति चुना जाता है लोगों के द्वारा, ओके, उसको क्या बोलते हैं? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल। ये कहाँ है? यूएसए में। क्वासी फेडरल है इंडिया में। इंडिया का में क्या है? क्वासी फेडरल। किसने कहा? केसी वियर साहब ने कहा। ठीक है, एकात्मक कहाँ है? ये कहाँ है? चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बोले एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी सबको संभालेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, एक दलीय शासन। एक दलीय शासन प्रावधान करता है, देखो इसी पे आया, यूनिटरी पे आया है। अब देखो एक ही क्वेश्चन को कितना डीपली दे दिया इन्होंने, ये सेम क्वेश्चन इसी पे रख दिया है। एक दलीय शासन प्रावधान क्या करता है? सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, सही बात है। दलों में अधिक अनुशासन के लिए, दल में अधिक अनुशासन के लिए, सही बात है। सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, ये भी सही बात है। दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए, नहीं ये थोड़ी ना होगा यार। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 2 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, 1556। ये कुछ युद्ध हैं, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, तो बताओ 1556 क्या था? सेकंड क्या था? ये बैटल था पानीपत का। ओके, किस किस के बीच? अकबर और कौन था? हेमू था। उसके 1576 हल्दी घाटी हुआ, कौन था यहाँ? अकबर की। हाँ, हल्दी घाटी में मानसिंह था, अकबर की तरफ से मानसिंह था, मानसिंह और महाराणा प्रताप। उसके बाद 1817, ये क्या था? तृतीय मराठा युद्ध। और चौथा क्या है? चतुर्थ मैसूर युद्ध, है ना। इसी में टीपू सुल्तान मारे गए थे, टीपू सुल्तान। और कौन सी संधि हुई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेजों और इनका जो मैसूर राज्य था बांट लिया गया था हैदराबाद के निज़ामों में, और अंग्रेजों ने अपने आप में बांट लिया था। ठीक है भाई, ये चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं है? अतिवादी माने एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट या फिर उग्रवादी, गरम दिमाग के। कौन थे? तीन लोग थे, हमेशा याद रखना। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो देख लो, बिपिन है, लाल है, बाल है, कौन नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पंडित नेहरू का उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, तो पंडित नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए और उसको स्वीकार कब करा गया? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट फिर से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछते हैं इस डेट को कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। जो आप देखते हैं ना उद्देश्य प्रस्ताव, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, भारत के लोगों में, तो ये क्या है? ये क्या है? प्रस्तावना है, उद्देश्य है। और इसका रीजन क्या दिया है? उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबंधित होते हैं। तो ये दोनों सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये, हाँ ये एल टी ग्रेड का पेपर है, मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा इनमें हाँ इन्फॉर्मेशन भी मैंने गेन करी है आपके लिए, तो काम की है। प्लीज़ एक बार नहीं 2 बार देख लेना, और मैं इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में हाँ डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।